डिस्कवरी, इसकी अमोनिया की डिस्कवरी किसने की थी? जोसेफ जोसेफ प्रिस्टली। प्रिस्टली। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था इसको? एल्कलीन एयर। सिंस सबसे पहले क्या पता चला था इसके बारे में कि ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, फिर क्लॉड बर्थलॉट ने क्या किया था, इसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ा था, और डेवी ने बाद में प्रूव किया था कि इट इज़ अ कंपाउंड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अकरेंस कहाँ होता है? इट इज़ फ्री। ठीक है, ये अक्सर अपने फ्री स्टेट में मिल जाता है, हम लोग को कंबाइंड में नहीं मिलता है। नहीं तो अगर कंबाइंड स्टेट में मिलता है तो अमोनियम सॉल्ट्स या एमोनिया का लिकर की तरह मिलता है हम लोग को। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, तो ये सारे तरीके हो गए। और क्या है यहाँ पे? अमोनिया इज प्रोड्यूस व्हेन नाइट्रोजनस मैटर डीकेज इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे कोई भी ऐसा मैटर हो जो कि नाइट्रोजन से भरपूर था, तो जब वो डीके करता है तो उससे हम लोग को अमोनिया मिलता है। प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल एंड द एमोनिफाइंग बैक्टीरिया ऑन नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक वेस्ट, एग्जाम्पल यूरिन, ब्रिंग अबाउट द कंपोजिशन। फिर आता है लेबोरेटरी मेथड, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरिकल मेथड से। तो कौन कौन सी इक्वेशन इसमें इन्वॉल्व होती है? कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लेंगे और एक एल्कली ले लेंगे, तो जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनिया बनता है। तो पहले वाले रिएक्शन में क्या लिया इन्होंने? अमोनियम सल्फेट लिया है, उसको कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाया है, तो क्या बना यहाँ पे? सोडियम सल्फेट, वाटर और अमोनिया। तो यानी कि क्या बनेगा? अमोनियम सॉल्ट और एल्कली मिलाएंगे तो एक सॉल्ट, वाटर और अमोनिया। फिर से वही लिया है, और इस बार इन्होंने ले लिया है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम सल्फेट बनाया, वाटर अमोनिया। NH4Cl लिया है इस बार, और उसके साथ फिर से कॉस्टिक सोडा लिया है, और NaCl H2O NH3 बना। ठीक है, तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन में इसमें से कौन सा वाला प्रेफर किया जाता है? सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला नहीं, लेकिन NH4Cl CaOH2 एक चौथा है। ठीक है, और इसमें क्या बनता है? CaCl2 2H2 और 2NH3। इसमें बताया जाएगा क्यों कौन सा यूज़ किया जाता है। Above reactions of ammonium salts with alkalis distinguish them from other salts. Example, sodium sulfate. Since salts other than ammonium salts will not react with alkalis on heating to liberate ammonia. तो इसमें क्या कहा गया है कि हम लोगों ने कोई और सॉल्ट क्यों नहीं लिया है? क्योंकि बाकी सॉल्ट जो है एल्कली के साथ रिएक्ट करके अमोनिया नहीं रिलीज करते, इसलिए अमोनियम सॉल्ट लिए गए हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स में क्या है? अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग लाइम भी कहते हैं। ठीक है, NaOH को कॉस्टिक सोडा कहते हैं, और KOH को हम लोग कॉस्टिक पोटैश कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग लाइम कहते हैं। ठीक है, इसे प्रोडक्ट बनता है CaCl2, वाटर और अमोनिया। कॉस्टिक सोडा NaOH को कहते हैं। प्रोसीजर क्या है कि इन दोनों को साथ में मिला करके स्लोली हीट किया जाता है इन राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसका कि सिरा जो है वो ऊपर नहीं रखा जाता, नीचे कर दिया जाता है। ठीक है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। ऑब्जर्वेशन क्या है कि अमोनिया गैस जो इसमें से निकलती है वो डिस्प्लेस होकर के कहाँ जाती है? थ्रू अ डिलीवरी ट्यूब इनटू अ ड्राइंग टावर। इस ड्राइंग टावर में जाती है, फिर यहाँ से एक इन्वर्टेड गैस जार में जाकर के कलेक्ट होती है। ड्राइंग एजेंट क्या यूज़ करते हैं हम लोग? क्विक लाइम। ठीक है, CaOH क्या होता है? स्लेग लाइम, और CaO क्या होता है? क्विक लाइम। ठीक है, ड्राइंग एजेंट क्विक लाइम, तो क्विक लाइम इसके साथ नहीं रिएक्ट करती। नहीं करती है, तभी लिया गया है। ठीक है, The reactant should be in finely powdered form to initiate maximum surface area. The slag lime used should be in a higher ratio. यानी कि इसमें इस प्रोसेस में हम लोग को ये बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और दोनों को पाउडर करके यूज़ करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया यूज़ होता है। ठीक है, कलेक्शन क्या होता है इसका? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर होता है, क्योंकि इट इज़ लाइटर देन एयर, क्योंकि ये लाइटर होता है एयर से। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हेंस नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। इसीलिए HCl को भी नहीं किया गया था वाटर के ऊपर कलेक्ट। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे इसका? अ ग्लास रॉड डिप्ड इन कंसनट्रेटेड HCl, इसमें उल्टा घुमा देंगे। इसमें क्या कर रहे हैं? HCl कोई ग्लास रॉड लिया है और उसको अमोनिया में डिप करने की जगह HCl में डिप करके इस अमोनिया गैस के पास ला रहे हैं, तो डेंस वाइट फ्यूम्स दोबारा से बन रही है। किसकी? सॉलिड NH4Cl की। इस पर NH नहीं, हाँ हरी बार उसी की। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, उसी के बारे में बताया हुआ है कि कौन सा क्यों यूज़ किया गया है। हायर रेशियो ऑफ बाय वेट ऑफ द एल्कली यूज क्यों करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? मे काउंटरैक्ट द लॉस बाय सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग इन द सॉलिड स्टेट। हायर रेशियो क्यों यूज़ किया जाता है इसमें? इसका हायर रेशियो लिया गया था स्लेग लाइम का, COH2 का। इट मे काउंटरैक्ट द लॉस बाय सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग इन द सॉलिड स्टेट। तो जैसे मान लो कि अगर कभी कभी क्या होता है कि NH4Cl जो होता है उसका वो सब्लाइम कर जाता है, तुरंत गैस में बदल जाता है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसका हायर रेशियो यूज़ करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि चीप होता है, और अदर कॉस्टिक एल्कली की तरह डेलिक्वेसेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर होता है अमोनियम नाइट्रेट इज़ नॉट यूज। अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं? यहाँ NH4Cl की जगह में अमोनियम नाइट्रेट क्यों नहीं यूज़ करते हैं? In the laboratory preparation, since it is explosive in nature and may itself decompose forming nitrous oxide and water vapor. अमोनियम नाइट्रेट का एक प्रॉपर्टी होता है कि हीट पाते ही क्या करता है? नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर बना लेता है, नहीं तो अक्सर ये क्या होता है? एक्सप्लोजन कर देता है, इसीलिए नहीं यूज़ करते हैं।
राउंड बॉटल फ्लास्क को हम लोग इंक्लाइन पोजीशन में क्यों रखते हैं? रिएक्टेंट्स बीइंग सॉलिड आर ग्राउंड थर्ली टू प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन। इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर से कुछ कुछ वेपर्स निकलेंगे, वाटर वेपर, तो वो वाटर वेपर जो है वो कलेक्ट होकर के यहाँ से बाहर चले जाएं, इसमें वापस आकर के दोबारा ना गिरें, क्योंकि अगर ये हॉट होगा वो वाटर वेपर थोड़े से कूल टेम्परेचर पे होंगे, ये आके इस पे गिरेगा तो फूट जाएगा। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इसको हम लोग इंक्लाइन पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। फिर आता है ड्राइंग ऑफ द गैस। द ड्राइंग एजेंट यूज्ड फॉर ड्राइंग अमोनिया गैस इज क्विकलाइम, क्योंकि क्विकलाइम इज बेसिक इन नेचर एंड डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनिया गैस। ड्राइंग एजेंट कौन कौन से नहीं यूज़ किए जाते हैं? H2SO4, P2O5, CCl2, क्योंकि ये जो है ये सारे रिएक्शन करते हैं NH3 से। फिर कलेक्शन ऑफ द गैस, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर होता है, इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड सिंस इट इज लाइटर देन एयर, क्योंकि ये एयर से हल्का होता है, तो ये क्या होता है कि ऊपर की तरफ जाकर के बैठ जाता है और एयर जो होता है नीचे हो जाता है, ठीक है। वाटर के ऊपर क्यों नहीं कलेक्ट करते हैं? क्योंकि हाईली सॉल्युबल होता है। फिर आता है एक और लेबोरेटरी मेथड जो कि मेटल नाइट्राइड से है, और फिर आता है हेबर्स प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। मैम इसके सारे पेजेस देखो हेबर्स प्रोसेस, तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया कैसे किया जाता है? थ्रू हेबर्स प्रोसेस। ये जो होता है इंडस्ट्रियल स्केल पे होता है, ठीक है। ये इससे पहले जो पढ़ा था वो लेबोरेटरी में यूज़ होता है। तो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस लिबरेटिंग अमोनिया। तो क्या रिएक्शन इक्वेशन होती है इसकी? नाइट्रोजन एक वॉल्यूम में और 3 वॉल्यूम में हाइड्रोजन मिला देते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें क्या बनता है? अमोनिया 2 वॉल्यूम में, और कुछ हीट रिलीज होती है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कंडीशंस क्या होती है? पहली बात तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि हमने इसमें 4 वॉल्यूम डाले थे, इसमें कितना बना है? बस 2 वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ही इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर हम ऐसा कंडीशन नहीं देते हैं, ऐसा टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो वो बैकवर्ड रिएक्शन होने लग जाएगी, यानी कि नहीं होगा रिएक्शन। टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 200 to 900 ATM। कैटलिस्ट जो होता है वो फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है। प्रोमोटर मॉलिब्डेनम, ये सारा याद करना होता है, ठीक है। प्रिकॉशन क्या यूज़ करेंगे हम लोग इसमें? इम्प्योरिटी जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S में पॉइजन द कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट में यानी कि फाइनली डिवाइडेड आयरन में कभी भी ये तीनों इम्प्योरिटीज नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। Hence, the nitrogen hydrogen reactor mixture must be free from them. Flow chart for manufacture of ammonia through Haber's process. एक वॉल्यूम N2 ले लिया, 3 वॉल्यूम H2 ले लिया, उसको मिलाया, तो क्या बना इधर? एक NH3 बना, ठीक है। फिर इसमें और मिलाया गया, तो ये दोबारा से बना, ठीक है। फिर जब यहाँ पे हम लोग ने एक और बार बनाया तो क्या बना? फिर से ये बन गया यहाँ पे NH3, जैसे देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। कंप्रेशन पंप है। द प्रोसेस क्या है इसमें? A इज इक्वल टू कंप्रेशन पंप। ये कंप्रेशन पंप है, मिक्सचर ऑफ N2 एंड H2 इन द रेशियो 1:3 इज कंप्रेस टू 200 to 900 ATM प्रेशर। तो A एक स्टॉप है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है N2 और H2 का, किस रेशियो में? 1:3 में, और इतने प्रेशर पे। फिर B पे क्या हो रहा है? B पे आगे बढ़ा पूरा मिक्सचर, तो यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चेंबर। इसमें कैटालिस्ट N2 और जो H2 वो गैस में लगेगा कि लिक्विड फॉर्म में? ड्राई है, यानी कि गैस के फॉर्म। देखो देखते हैं, सॉलिड होगा। सॉलिड होगा। देखो शायद कहीं आगे बताया हो। हाँ, गैस है, देखो गैस। द रिएक्टेंट नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। द रिएक्टेंट हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर गैस, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है? गैस है। तो ए में क्या हो रहा है? ए जो है कंप्रेशन पंप है, यहाँ पे बस प्रेशर डाला जा रहा है। बी जो है वो कैटालिटिक चेंबर है, इसमें क्या करते हैं? इनको इन दोनों मिक्सचर को दे आर पास्ड ओवर कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट जो होता है वो हीटेड कैटलिस्ट होता है, क्योंकि किसी कैटलिस्ट को हीट कर दो तो और ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है। मिक्सचर ऑफ NH3 फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ रेसिडुअल नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक्सचेंज हीट विद द इनकमिंग अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्सचर। तो ये जो बी वाला है, बी वाला जब आगे बढ़ता है तो उसमें NH3 भी बना रहता है और N2H2 भी बना रहता है, ठीक है। और इनमें जो हीट होती है वो आपस में एक्सचेंज होती है। फिर आता है कंडेंसर विद कूलिंग पाइप सी पे। तो मिक्सचर ऑफ NH3 अलॉन्ग विथ रेसिडुअल नाइट्रोजन हाइड्रोजन अंडर प्रेशर इज अलाउड टू एक्सपैंड सडनली थ्रू अ स्मॉल नोजल इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो यहाँ पे क्या करते हैं? सी पे इनको जैसे मान लो कि इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, गैस वाले फॉर्म में होते हैं, और इनको एक ऐसे चेंबर में डाल दिया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है इनके वॉल्यूम के हिसाब से। तो किसी भी गैस को एक बड़े से चेंबर में डाल तो पूरे फैल जाएगा, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा। तो वही करते हैं, सी में इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो एक्सपैंड करके पूरा सी को फिल कर देता है। लो प्रेशर में होता है, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं होता है, इसमें ये सिर्फ गैस फैल सकती है।
दिस रिजल्ट्स इन फॉल इन टेम्परेचर देयर बाय लिक्विफाइंग द अमोनिया विच इज कलेक्टेड एट द बेस। तो ये जो अमोनिया गैस थी अभी तक, वो क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है और ये लिक्विड बन जाता है। तो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज रिसाइकिल थ्रू द कैटालिटिक चेंबर। तो जो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर नहीं फॉल करता है, ये अभी भी गैस रहते हैं, इनको दोबारा से आगे बढ़ा दिया जाता है, फिर से ABC करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के बारे में देखते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया हेबर्स प्रोसेस रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है 1:3 रेशियो में लेते हैं। ये दोनों क्या होती हैं, गैसेस फॉर्म में होती हैं। और नाइट्रोजन गैस कैसे ऑब्टेन की जाती है, थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, ठीक है। एयर कैप्चर कर लेते हैं, उसको सबसे पहले लिक्विडिफाई कर देते हैं और उसके बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, नाम कुछ होता था। उसको हीट करते हैं, जिनका अलग अलग टेम्परेचर होता है। जो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं वो पहले चले जाएंगे, जो कम वॉलेटाइल होते हैं वो नीचे रह जाएंगे, ठीक है। तो मैम वो तो गैस बन जाए। हाँ, जो गैस बन जाएंगे उनको ऊपर से कलेक्ट कर लिया जाएगा, जो बच जाएंगे उनको बाद में कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर एक हायर रेशियो हाइड्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वाटर गैस से, थ्रू बॉस प्रोसेस। ये पहले पढ़ाया गया होगा या आगे पढ़ाएंगे, हाइड्रोजन में बताया जाता है। हायर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन लिया जाता है और एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन टू गिव ऑप्टिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। फिर कहते हैं रिएक्टेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, क्योंकि कोई भी इम्प्योरिटी होती है तो कैटलिस्ट को पॉइजन कर देती है। अब हर एक चीज़ का यहाँ पे रीज़न दिया होगा, क्या रीज़न होता है। एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 450 to 500 डिग्री सेल्सियस इज यूज इन द हेबर्स प्रोसेस। इतना ही टेम्परेचर इसमें यूज़ करते हैं। और प्रेशर कितना होता है, 200 to 900 ATM। इफ अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इट इज़ फेवर्ड दैट इज हायर परसेंट यील्ड ऑफ अमोनिया बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। हाउएवर अगर टेम्परेचर लो होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी और अमोनिया हम लोग को बहुत कम मिलेगा, जो कि फ़ायदे का सौदा नहीं है। और इंडस्ट्री हमेशा फ़ायदा देखते हैं, इसीलिए इसका टेम्परेचर इतना ही रखा जाता है, ठीक है। Hence, an optimum temperature of 450 to 500 डिग्री सेल्सियस is used in the above process. Above this temperature, अगर हम लोग जैसे मान लो इसकी कम क्यों नहीं लेते, उसका रीज़न तो पता चल गया। ज़्यादा क्यों नहीं लेते हैं, इट में डीकम्पोज टू गिव, बिकॉज इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे अमोनिया जो होता है दोबारा से डीकम्पोज करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देगा, ठीक है। एक्सटर्नल हीटिंग इज देयरफॉर नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर द रिएक्टेंट्स आर इनिशियली हीटेड। और क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो बस एक बार हीट देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी वो अपनी हीट से काम कर लेता है आगे का। प्रेशर 200-900 ATM का देते हैं। इफ रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, अगर मान लो वॉल्यूम में डिक्रीज होता है तभी जाकर के फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होती है। लेकिन अगर मान लो हमने प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दिया है तो द प्रोडक्शन प्लांट मे नॉट विथस्टैंड द प्रेशर। तो जो प्लांट है उस पर, यानी कि जो अपैरेटस है वो डैमेज हो सकता है इससे ज़्यादा प्रेशर पे। फिर कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है, इसको हम लोग थोड़े से मॉलिब्डेनम के साथ मिला देते हैं ताकि कैटलिस्ट और अच्छे से काम करने लग जाए। कैटलिस्ट के साथ एक और चीज़ जो मिलाई जाती है कैटलिस्ट को और अच्छा काम कराने के लिए, उसको प्रोमोटर बोला जाता है, और अक्सर मॉलिब्डेनम होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट ओनली एक्सेलरेट्स द रिएक्शन, वो खुद कोई पार्ट नहीं लेता है अमोनिया के फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर आता है द प्रोडक्ट अमोनिया। द अमोनिया सेपरेटेड रिकवर्ड फ्रॉम द अनकम्बाइंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहली बात तो या तो लिक्विफैक्शन कर देते हैं, जो सी चेम्बर में हो रहा था, ठीक है, लो प्रेशर वाले एरिया में, उसको एक्सपैंड करवा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो लिक्विफाई हो जाता है। लेकिन N2 और H2 नहीं होते, क्योंकि दे आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। उनका जो टेम्परेचर होता है जिसमें कंडेंस करते हैं वो बहुत लो होता है, ठीक है। लेकिन अमोनिया का बस -33 होता है, तो जल्दी लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है। डिजॉल्विंग इन वाटर, या तो हम लोग उसको वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, या तो इससे कर सकते हैं या तो हाँ, कि हम इसको हम लोग वाटर के थ्रू इस पूरे मिक्सचर को पास कर दें। N2 और H2 तो इनसॉल्युबल होते हैं, तो नहीं होंगे, बाहर निकल आएंगे। और अमोनिया जो तो सॉल्युबल होता है वो उसी पानी में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तुमने पढ़ा होगा, सेम होता है, ठीक है। और कलरलेस होता है, स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होती है अमोनिया की, तुरंत समझ में आ जाती है ये अमोनिया वाला स्मेल है। और इसका टेस्ट कैसा होता है, एल्कलीन टेस्ट, यानी कि बिटर टेस्ट। नॉन पॉइजनस होता है। और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर मान लो किसी ने इनहेल कर लिया तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर लार्ज डोजेस मिल गई किसी को अमोनिया की तो फेटल हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूट मतलब कि डेडली, मतलब मरी जाए। सॉल्युबिलिटी हाईली सॉल्युबल होता है, इसलिए हम water. फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करते हैं इन वाटर में। इन वाटर। अपैरेटस क्या ले लिया, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेते हैं जिसमें अमोनिया गैस फिल्ड है, उसको एक रबर स्टॉपर से बंद करके रखा हुआ है, नीचे एक ड्रॉपर लगा दिया है, ठीक है। तो ये लोग ड्रॉपर में क्या करते हैं, वाटर कंटेन करते हैं। तो ये ड्रॉपर को जब ये लोग प्रेस कर देते हैं तो मान लो इसमें से थोड़ा सा पानी निकल के बाहर चला जाता है। जैसे इसमें से पानी निकल के आता है बाहर की तरफ, क्या होता है, इसमें का अमोनिया क्योंकि हाईली सॉल्युबल होता है जाकर के उसमें मिक्स हो जाता है। तो जो ये अमोनिया अपनी जगह छोड़ करके यहाँ पे जाके मिक्स हो गया, वहाँ पे उतना जगह क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो उस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक पाइप लगाया रहता है, उस पाइप से इसमें का पानी ऊपर उठता है, और जब उसके ऊपर उठने लगता है, रेड रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये लिक्विड सॉल्यूशन है।
तो जब ये पानी ऊपर की तरफ उठता है और यहाँ पे जाके रिलीज होता है, जब HCl में रिलीज हो रहा था तो किस कलर का हो जाता था लिटमस? रेड, क्योंकि वो एसिड था। इसमें क्या हो जाता है? ब्लू, क्योंकि ये जो होता है ये एल्कलीन नेचर का होता है। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि अमोनिया जो होता है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, और क्योंकि कलर चेंज जो ब्लू तक हुआ है तो इसको क्या मतलब होता है? बेसिक इन नेचर होता है। दो बातें पता चल गई हम लोग को फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से। अब कंबस्टिबिलिटी देखते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है ये अमोनिया की। कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टन का मतलब क्या होता है? फायर लगना। ठीक है, अमोनिया बर्न्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड अंडरगोज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। जब भी हम लोग उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? वो बर्न करता है और अंडरगोज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अमोनिया इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। कि अमोनिया ना तो खुद जल सकता है, ये कोई जलने वाला सब्सटेंस नहीं होता है, ना ही ये कंबस्टन को सपोर्ट करता है। जैसे कि एयर और ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जो है वो कंबस्टन को सपोर्ट करती हैं, लेकिन ये नहीं करता है, जैसे HCl भी नहीं करता था। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं। जब अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या रिएक्शन होता है? NH3 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है तो बनता है नाइट्रोजन और वाटर। ठीक है, ग्रीनिश और येलोइश फ्लेम यहाँ पे निकल रहा है, कॉटन वोल रखा हुआ है, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस यहाँ पे बर्न कर रहे हैं। तो प्रोसीजर देख लेते हैं। कुछ ड्राई अमोनिया गैस जो है वो ट्यूब ए के थ्रू यहाँ पे पास की जा रही है। इग्नाइट द गैस एट द नोजल एंड, यहाँ पे किसी तरीके से इसको इग्नाइट कर दिया गया, आग लगा दी गई है इसमें। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हम लोग को देखने को मिलता है कि ड्राई अमोनिया गैस पास थ्रू द इग्निशन ट्यूब ए एंड इग्नाइटेड अलोन डज नॉट बर्न। अगर हम लोग इसको सिर्फ ये बी वाला ट्यूब ना लगाएं, ऐसे ही सिर्फ इसको जलाने की कोशिश करें तो नहीं जलता है। ठीक है, आफ्टर पैसेज ऑफ ऑक्सीजन अमोनिया बर्न्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन विद ग्रीन और ग्रीनिश येलो फ्लेम फॉर्मिंग नाइट्रोजन वाटर। तो जब तक हम इसमें बी ट्यूब नहीं लगाएंगे जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब तक ये नहीं चलता है। जब लोग ये लगा देते हैं तो उसको सपोर्टर ऑफ कंबस्टन मिल जाता है फायर को, तो जलने लगता है विथ ग्रीन या ग्रीनिश येलो फ्लेम। फिर हम देखते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसमें क्या रिएक्शन होती है कि इसमें अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है 800 डिग्री सेल्सियस पर, और साथ में उसमें कैटलिस्ट भी डाला गया है। ठीक है, तो क्या हुआ? इसका नाइट्रिक ऑक्साइड बना, स्टीम बना, वाटर वेपर और थोड़ा सा हीट निकला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टार्टिंग रिएक्शन फॉर ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये बाद में पढ़ाया जाएगा कि ये जो पहला प्रोसेस है इसमें, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑसवाल्ड्स प्रोसेस है। मैम ऑसवाल्ड्स प्रोसेस किसका होता है? नाइट्रिक एसिड का, चैप्टर 3। तो इसमें प्रोसीजर क्या है? पास ड्राई अमोनिया गैस एंड ऑक्सीजन गैस थ्रू इनलेट्स इन द रेशियो 1:2, यानी कि अमोनिया गैस 1 रेशियो में और ऑक्सीजन गैस 2 रेशियो में। द अमोनिया ऑक्सीजन मिक्सचर पासेस ओवर हीटेड प्लेटिनम प्लेस्ड इन द कंबस्टन ट्यूब। ये हीटेड प्लेटिनम रखा हुआ है, उसके ऊपर से पूरा मिक्सचर पास करेगा, विच इन द हीटेड स्टेट एमिट्स अ रेडिश ग्लो। ये क्योंकि हीटेड है तो ये जो मिक्सचर इसके ऊपर से जाएगा, ये भी कुछ देर बाद हीटेड हो जाएगा, उसके अंदर से एक रेडिश ग्लो निकलता है। ठीक है, फिर जब ये यहाँ पे पास करने लगता है तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ बैठ जाती हैं। ठीक है, द कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्ड एंड ऑक्सीडेशन गिव्स रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द फ्लास्क सी। तो वाटर यहाँ पे बैठ जाता है और बाकी क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO, वो यहाँ पे इसमें चला जाता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, the platinum catalyst continues to glow even after the heating is discontinued since the catalytic oxidation of ammonia is an exothermic reaction। क्योंकि exothermic reaction है तो अगर हम इसको इनिशियल हीटिंग करने के बाद इसको बंद भी कर दें तो अपनी हीट से आगे वाला प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, कहाँ तक रीड किया है? मैम 73 173। फिर आता है अमोनिया गैस बेसिक नेचर। इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताई हुई है। परफेक्टली ड्राई अमोनिया गैस और अमोनिया इन द लिक्विफाइड फॉर्म इज न्यूट्रल टू ड्राई लिटमस। तो जब हम लोग कोई ड्राई अमोनिया गैस लेते हैं या उसको हम लोग लिक्विफाइड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये ड्राई लिटमस को कोई रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, अमोनिया इज अ वेरी वीक बेस, द बेसिसिटी ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया। जब हम लोग उसको एक्वस सोल्यूशन में लेते हैं तभी हम लोग को कुछ बेसिक नेचर शो करता है। अपने मॉल्टन स्टेट में और अपने ड्राई स्टेट में ये कोई रिएक्शन नहीं देता। लिकर अमोनिया एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज कॉल्ड लिकर अमोनिया और लिकर अमोनिया फोर्टिस। इसको कैसे बनाया जाता है? बाय डिसॉल्विंग वही फनल अरेंजमेंट से। ठीक है, क्योंकि ये भी हाईली सॉल्युबल होता है इसलिए। फिर द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज अल्कलीन एंड एक्ट्स एज अ वीक बेस। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया ही बस हम लोग को थोड़ा सा अल्कलीन नेचर दिखाता है और वीक बेस की तरह काम करता है। सिंस इट अंडरगोज पार्शियल डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सिल आयंस। तो क्यों दिखाता है? क्योंकि जैसे हम उसको वाटर में मिला देते हैं इसके अंदर से हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाता है, जो कि ड्राई स्टेट में और इसके मोल्टन स्टेट में नहीं हो सकता है, इसीलिए ये सिर्फ वाटर के अंदर ही बेसिक नेचर शो करता है। ये है, इस तरीके से होता है। NH3 और वाटर मिलता है तो NH4OH बनता है, इसको हम कहते हैं लिकर अमोनिया। फिर लिकर अमोनिया क्या होता है, डिसोसिएट होकर के अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बना लेता है। तो अब इसका एक्वा सोल्यूशन में अगर हम लोग लिटमस डालेंगे तब वो रेड को ब्लू टर्न कर देगा और फेनोल्फथलीन सोल्यूशन को पिंक कर देगा।
फिर आते हैं अमोनियम सॉल्ट्स के बारे में देखते हैं। अमोनिया इन द गैशियस फॉर्म और एक्वस सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेज एसिड फॉर्मिंग द रिस्पेक्टिव अमोनियम सॉल्ट्स, जैसे कि बेस और एसिड के मिलने पे होता है। ठीक है। अमोनिया क्योंकि वो वीक बेस होता है, इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन्स टू फॉर्म अमोनियम आयंस, इट देयरफॉर रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट्स। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, बेस मिला, अल्कली मिला और एसिड मिला, सॉल्ट बन गया। ठीक है। फिर अमोनिया एक्वस स्टेट में है और ये डाइल्यूट में है, जैसे ये तो गैशियस वाला फॉर्म था तो सीधे कंबाइन हो गया। ये क्या था, ये एक्वस है और ये डाइल्यूट है, तो अब ये बेस जैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है। जैसे बेस को जब एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें देखो वाटर नहीं बन रहा था, लेकिन इसमें बनेगा क्योंकि अब ये एक्वस स्टेट में आ गया, अब ये बेस जैसा एक्ट करेगा। ठीक है। और मैम अभी ये गैस ही में था। इस बारे में गैस नहीं, ऐसे नहीं कर रहा था। इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब न्यूट्रलाइज होता है, जब एसिड और बेस मिलते हैं। एसिड और बेस। तो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा अमोनियम सॉल्ट है जिसको अगर हम लोग हीट करें तो उसका थर्मल डिसोसिएशन हो जाता है और क्या बनता है, अमोनिया और HCl। ठीक है। अमोनिया गैस, इसका और भी कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे aqueous solution of ammonia or excess ammonia pass through aqueous salt solutions precipitates hydroxides of metals from the solution of their salt, जो कि आगे यहाँ पे दिखाया गया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड reacts with metallic salt solutions। ठीक है। सॉल्ट्स ऑफ Na and K एक्सक्लूडेड, ये दोनों नहीं होते हैं। और क्या मिलता है हम लोग को इनसे, एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिलता है और साथ में कुछ और रेसिड्यू मिल सकते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सॉल्ट। प्रेसिपिटेट्स विच आर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटेलिक रेडिकल्स वेरी इन कलर। तो ये जो डिफरेंट हम लोग को मेटालिक हाइड्रोक्साइड मिलते हैं इनकी इनसॉल्युबल पीपीटी, वो कैसे डिफर कर सकते हैं, कलर में, सॉल्युबिलिटी में, कि अगर NH4OH एक्सेस बढ़ा दिया जाए तो कौन सा सॉल्युबल होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है। And hence ammonium hydroxide is used in qualitative analysis for identifying positive radicals और cations। तो इसीलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हमेशा क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से एनालिसिस करके देखा जाता है कि इसको कितने अमाउंट में डालेंगे, कितने कॉन्सेंट्रेशन में डालेंगे तो क्या इनका रिस्पॉन्स रहता है। इसमें देखो कलर ऑफ पीपीटी दिया हुआ है, यानी कि इसका है, सॉल्युबिलिटी भी दिया हुआ है इसका, कि हमने अगर एक्सेस NH4 यानी कि इसको एक बार बनने के बाद दोबारा से और एक्सेस डाल दिया तो क्या होगा, ये वाला अभी भी इंसॉल्युबल रहेगा, ये भी इंसॉल्युबल, ये भी इंसॉल्युबल। कौन सा सॉल्युबल हो जाता है, जिंक हाइड्रोक्साइड, और कौन सा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये दोनों सॉल्युबल हो जाते हैं एक्सेस NH4OH में। ठीक है। तुम्हारा जो कोर्स था उसमें जिंक नाइट्रेट लिखा था, तो अगर ये जिंक नाइट्रेट होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है अमोनियम सल्फेट की जगह। लिख दीजिए। ये देखो ये कौन सी रिएक्शन दी है, एक्सेस वाली रिएक्शन दी है। ठीक है। यही है नहीं, ये दूसरी है। अगर यहाँ पे ऊपर ही लिख दे क्या, अगर यहाँ पे Zn नाइट्रेट होता है, दोनों का 2 होता है। ठीक है। ये इसके साथ रिएक्ट करता तो यहाँ पे NH4 ट्वाइस NO3 हो जाता और ये चीज़ सेम रहती। ठीक है। और ये हमेशा ही एक्सेस में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है। लेड सॉल्ट सॉल्यूशंस एंड जिंक सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये और ये, तो lead salt solution and zinc salt solution can be distinguished using excess ammonium hydroxide solution since of the precipitated metallic hydroxide form, lead hydroxide is insoluble while zinc hydroxide is soluble। जैसे मान लो बाकी कलर्स को तो हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये डर्टी ग्रीन जैसी पीपीटी बनेगा, हम लोग मान लेंगे कि आयरन का सॉल्ट था। रेडिश ब्राउन बनेगा, मान लेंगे कि आयरन 3 का सॉल्ट था। ठीक है। और कॉपर का जब बनेगा तो मतलब पेल ब्लू जब बनेगा पीपीटी तो समझ जाएंगे कि कॉपर का कोई सॉल्ट था। लेकिन इन दोनों में तो दोनों में ही वाइट है, ये चौकी वाइट, ये वाइट गिलाटिनस है। कभी कभी समझ में नहीं आता, जैसे चौकी वाइट जो होता है बहुत ओपेक वाइट होगा, चौक जैसा, लेकिन वाइट गिलाटिनस का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट वाइट होगा। लेकिन कई बार अंतर नहीं समझ में आता है। ठीक है। तो उनके बीच में कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं, एक्सेस NH4OH डाल दो, जो इंसॉल्युबल रहेगा वो लेड का होगा, जो सॉल्युबल हो जाएगा वो जिंक का होगा। ठीक है। तो ऐसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस किया जा सकता है, ये पूछा भी जा सकता है कि कैसे आप डिफरेंस करेंगे लेड सॉल्ट सोल्यूशन और जिंक, हाँ, लेड सॉल्ट सोल्यूशन और जिंक सॉल्ट सोल्यूशन में विद द हेल्प ऑफ NH4OH, या फिर नहीं भी दे सकता है विद द हेल्प ऑफ NH4OH, तुमको खुद से याद होना चाहिए। ठीक है।
Ammonium hydroxide, if first added in a small quantity and then in excess to a solution of copper sulfate, forms a pale blue precipitate of copper hydroxide, जो कि बाद में जब एसिड डाल देंगे तो उसी समय ये डिसॉल्व हो जाएगा, फॉर्मिंग अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो कि ये, ठीक है, इसी रिएक्शन को दिया हुआ है कि ये कॉपर हाइड्रोक्साइड यहाँ बना हुआ है पेल ब्लू पीपीटी, इसमें इन्होंने एक्सेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला है और ये तो बना ही हुआ था, ठीक है। तो क्या बन जाता है, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और साथ में वाटर थोड़ा रिलीज होता है। ये किस कलर का होता है, डीप ब्लू, इनकी ब्लू, इसका कलर भी पूछा जाता है, ठीक है। हो गया बस, ठीक है। अब देखते हैं अमोनिया गैस का रिड्यूसिंग एक्शन, ठीक है। अमोनिया गैस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस मेटालिक ऑक्साइड्स एंड क्लोरीन, ठीक है। कैसे करता है, इसका एक सेटअप बनाया हुआ है। अमोनिया रिड्यूसेस हीटेड मेटालिक ऑक्साइड्स टू मेटल्स, तो रिडक्शन का मतलब मेनली क्या होता है, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स, इसमें देखो रिएक्टेंट क्या क्या लिए हुए हैं, CuO लिया है या तो PbO लिया है, ठीक है, दोनों में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्साइड्स हैं, और एमोनिया है। प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, कॉपर और लेड, यानी कि इन दोनों में से जो भी लिया है उसका सिर्फ नेटिव एलिमेंट बच जाएगा, ठीक है। एज रिड्यूस प्रोडक्ट्स इस रिस्पेक्टिवली वाटर एंड नाइट्रोजन, ये भी बचेंगे। प्रोसीजर क्या है, ड्राई अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड और बफ येलो लेड ऑक्साइड प्लेस इन अ कंबस्शन ट्यूब, या तो ये जो बफ येलो लेड ऑक्साइड है या तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है, उसके ऊपर से ड्राई अमोनिया गैस पास करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है कि ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू ब्राउन कॉपर, ये जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्राउन बन जाता है, और जो बफ येलो लेड ऑक्साइड है ये रिड्यूस टू ग्रेइश मेटालिक लेड हो जाता है, ठीक है। द वाटर वेपर कंडेंसेस इन यू ट्यूब बी, यानी कि बी, यहाँ पे जितना भी वाटर वेपर होगा यहाँ से जाकर के इधर कंडेंस होकर कलेक्ट होता जाएगा। एंड नाइट्रोजन कलेक्ट्स इन गैस जार, इस गैस जार में नाइट्रोजन कलेक्ट होता जाता है, किसके ऊपर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर की वजह से, ठीक है। और क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए वाटर को चूज किया गया है। रिड्यूसिंग एजेंट और ये मेटालिक ऑक्साइड दोनों का रिएक्शन तुमको दिया हुआ है, ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा। रिड्यूस प्रोडक्ट ये होता है, साथ में वाटर निकलता है और नाइट्रोजन निकलता है, ये वाला सेटअप दिमाग में होगा तो ये याद आता जाएगा कि क्या क्या बनेगा, ठीक है। पहले वाले ट्यूब में सिर्फ लेड या कॉपर, दूसरे वाले में वाटर वेपर और तीसरे वाले में नाइट्रोजन, ठीक है। एमोनिया इज दस ऑक्सीडाइज्ड बाय अ मेटालिक ऑक्साइड एंड बाय अ गैस अदर देन ऑक्सीजन, तो इसमें एमोनिया जो होता है वो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है, और जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एमोनिया रिड्यूसेस क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्लोरीन को हाइड्रोजन क्लोराइड में कर देता है कन्वर्ट, क्योंकि रिडक्शन का क्या मतलब होता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, रिडक्शन। तो व्हेन अमोनिया एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड द क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू HCl व्हिच फर्दर कंबाइंस विद एक्सेस अमोनिया फॉर्मिंग NH4Cl, तो मानो इन्होंने NH3 लिया, Cl2 लिया, दोनों को जब ऐड किया तो क्या बना, HCl और N2 बना, फिर बाद में अगर NH3 इस सॉल्यूशन में एक्सेस में ऐड कर दिया गया है तो ये HCl बाद में उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NH4Cl, तो टोटल रिएक्शन क्या बनती है इसकी, अमोनिया प्लस क्लोरीन क्या बनाता है, NH4Cl प्लस N2, ठीक है। तो मेनली सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, लेकिन बाद में और एक्सेस ऐड कर देते हैं तो पूरा NH4Cl बना लेता है, ठीक है। डेंस वाइट फ्यूम्स आर दस सीन, तो ये जो होता है वो हमेशा डेंस वाइट फ्यूम्स बनाता है अमोनियम क्लोराइड when NH3 reacts with HCl and also when it reacts with chlorine, तो जब भी अमोनिया चाहे HCl के साथ रिएक्ट करे चाहे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे, हमेशा डेंस वाइट फ्यूम्स बनते हैं ऑफ NH4Cl। क्लोरीन अगर एक्सेस में डाल दिया तब क्या होता है, तब NH4Cl नहीं बनता है, 3HCl और NCl3 बन जाता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। कलरलेस अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद ग्रीनिश येलो एक्सेस क्लोरीन गिविंग अ येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। रेफरेंस कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे, एयर फीड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बाय पैसेज थ्रू वाटर वेपर बाय पैसेज थ्रू ऑक्सीजन बाय पैसेज ओवर, ये उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर टेस्ट और ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम इट्स अडर कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि अमोनिया की बहुत पंजेंट अडर होती है जो वॉशरूम्स में से आती है, वही होती है। फिर फिजियोलॉजिकल नेचर, इट कॉजेज एन इरिटेटिंग बर्निंग सेंसेशन, नेजल पैसेज में एक इरिटेटिंग और बहुत बर्निंग सेंसेशन आती है, अगर बहुत ज़्यादा है प्रेजेंस में तो आंखों में आंसू भी आने लगते हैं, ठीक है। एक्शन एंड इंडिकेटर्स, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है इसलिए बेसिक वाले यहाँ पे शो करेगा, ब्लू येलो पिंक। न्यूट्रल लिटमस, पर्पल टर्न्स ब्लू इन एल्कलीन मीडियम, तो जो न्यूट्रल लिटमस होता है उसका क्या कलर होता है, पर्पल होता है। ग्लास रॉड, ये तो जो उल्टा था HCl में वही इसमें भी होता है, ठीक है, NH4Cl का डेंस वाइट फ्यूम बनता है। फिर आता है बाय पैसेज ऑफ अमोनिया गैस थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन,
पास समझ करते हैं तो गई, क्या समझ बनता है पेल पेल ब्लू ब्लू पीपीटी, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। हाँ। ठीक है, अगर उसमें एक्सेस NH4OH ऐड कर दें तो क्या हो जाता है, एक इंकी ब्लू प्रेसिपिटेट बन जाता है ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। फिर नेस्लर रिएजेंट के ऊपर भी हम लोग अमोनिया गैस पास कर सकते हैं। ये होता है नेस्लर रिएजेंट K2HgI4 पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। कलरलेस नेस्लर्स रिएजेंट टर्न्स पेल ब्राउन। जब हम लोग नेस्लर रिएजेंट के ऊपर अगर मैं अमोनिया गैस पास करें वो पेल ब्राउन हो जाए तो समझ जाओ कि अमोनिया गैस ही था। ऑन पैसेज ऑफ एक्सेस अमोनिया ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। इसके कुछ यूजेस दिए हुए हैं। मैम ये तो सिर्फ रीडिंग के लिए लर्न करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज हो सकता है। ठीक है।